Okay, so the iron loss in a DC motor depend upon flux only, speed only, both flux and speed, none of the above. तो आयरन आयरन लॉस लॉसेज है। या आयरन लॉसेज है, तो इट मीन्स कि आयरन लॉसेज में हमारे पास हाइस्टेरिसिस लॉसेज आ जाते हैं और ईडी करंट लॉसेज आ जाते हैं। और फार्मूला आपको होपफुली आपको फार्मूला याद होगा कि हाइस्टेरिसिस लॉसेज का फार्मूला क्या था, दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी मैक्स की पावर यस 1.6, वन ओके, 1.6 या एफ इंटू वी। व्हाट इज वी? वी क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। या वी इज द वॉल्यूम। और ईडी करंट का फॉर्मूला क्या था कि ईडी करंट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी मैक्स स्क्वायर होगा, एफ का भी यस स्क्वायर और होगा और टी का भी स्क्वायर होगा और वी होगा, सही है? सर यहाँ पे टी सर वो है थिकनेस। या टी इज द थिकनेस, गुड। तो यहाँ पे आयरन लॉसेस ऑफ डीसी मोटर डिपेंड अपॉन फ्लक्स ओनली, स्पीड ओनली, बोथ फ्लक्स एंड स्पीड या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे तो फ्लक्स या इट डिपेंड ऑन फ्लक्स, ओके, क्योंकि बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सही है? तो बी आपका क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी, ओके। तो ये फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे क्या स्पीड पे डिपेंड करेगा कि नहीं? करेगा सर, ये फ्रिक्वेंसी है या ऊपर। फ्रीक्वेंसी है, गुड, फ्रिक्वेंसी यस। सो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, तो एन इज इक्वल टू 120 एफ डिवाइड बाई पी। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, तो इट मीन्स कि आपका स्पीड पे डिपेंड करे, तो बोथ फ्लक्स एंड स्पीड आएगा, ओके। ओके। Okay, next MCQ is the greatest percentage of power loss in a DC motor is due to windage loss, copper loss, coal loss, friction loss. स्क्रीनशॉट लेना सर, काइंडली शो कीजिएगा। Okay. चलिए, थैंक यू सर। Okay, जी next question को read कर लो। जी सर। The greatest percentage of power loss Yeah, in in a DC DC motor. motor is due to windage Sir, loss. copper losses। Hmm. Copper losses, तो ये yes. बनेगा ना Yes, copper losses. ओके, आई Yeah, का स्क्वायर की वजह से। या आई का स्क्वायर की वजह से, आई के स्क्वायर की वजह से भी, और हमारे पास कॉपर लॉस जो करंट होता है ना, आर्मेचर करंट, तो करंट भी हमारे पास इस लोड पे डिपेंड करता है, इसलिए लोड इंक्रीज होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, ओके। तो कॉपर लॉसेज आपके मैक्सिमम होंगे एज कम्पेयर टू मैकेनिकल लॉसेज या एज कम्पेयर टू आयरन लॉसेज, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 48। ए मोटर टेक्स a large current at starting because the armature resistance is high, back EMF is low, shunt feed is producing weak feed, none of the above। तो ये हमने डिस्कस भी किया था, वो शंट मोटर स्टार्टर में हमने डिस्कस किया था इसको। तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन? बैक ईएमएफ या इज लो। बैक EMF इज लो, इसी वजह से हम फिर शंट मोटर स्टार्टर यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस, ओके। Question number 49. Excessive sparking at the brush may be caused due to dirt on the commutator, loose coupling, misalignment of machine, wound bearing. एक्सेसिव स्पार्किंग। सर ये कम्यूटेटर। या कम्यूटेटर पे हमारे पास अक्सर ऐसा होता है ना, डर्ट्स आ जाते हैं, सही है? तो उसकी यस सर। वजह से भी हमारे पास वो स्पार्किंग हो जाते हैं, रेजिस्टेंस उसकी वजह से बढ़ जाते हैं, सही है? बहुत सारे वो डर्ट्स आ जाते हैं ऊपर, तो उसकी वजह से भी। सर इसको मैंने सर इस तरह याद रखा हुआ है, कम्यूटेटर जो है ना वो स्पार्किंग से रिलेट करता है। सही है। जी, तो यहाँ पे डर्ट्स आ जाते हैं, सही है? तो उसकी वजह से ये हमारे पास स्पार्किंग होता है, तो करंट का के लिए जो पाथ है वो फिर वो स्मूथ नहीं होता, ओके, तो उसकी वजह से वो स्पार्किंग हो जाता है, सही है यहाँ पे? ठीक है सर। और ये ब्रश हैं, तो यहाँ पे लूज कपलिंग कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रश हैं, सही, ब्रश यहाँ पे अटैच होते हैं कम्यूटेटर के ऊपर। तो डट्स ऑन द कम्यूटेटर, मिसअलाइनमेंट ऑफ मशीन, नो वोंट बीयरिंग, ये यहाँ पे तो बीयरिंग होता ही नहीं है, जानते हो ना ये किसको कहते हैं? तो इस तरह का होता है। बेयरिंग को देखे हैं आपने? यस सर, वो फैन में अक्सर यूज होते हैं। या फैन में यूज होते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं? सर वाइब्रेशन, फ्रिक्शन को कम करने के या लिए। वाइब्रेशन को कम करने के लिए, ओके। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका रोटर ऊपर नीचे होता जाएगा, तो वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ये हम आगे अभी शायद आ भी जाए, ओके, ये आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 50। एक्सेसिव मोटर वाइब्रेशन इज काज्ड बाय टू मच ब्रश टेंशन, वोंट बीयरिंग, या ओपन आर्मेचर कॉइल बेंट शाफ्ट। सर वॉन्ट तो बेरिंग। या वोंट बीयरिंग ये यूज होते हैं, तो इसकी वजह से होगा, सही है? सर ये फैन में कौन सी मोटर हम यूज करते हैं? फैन में हम सीरीज मोड नहीं, वो यूज करते हैं, क्या होता है, शंट।
शंट मोटर यूज करते हैं क्योंकि वो स्मूथ होता है ना उसमें। एक्चुअली इसमें सिंगल फेज मोटर यूज होते हैं। जो आपका फैन होता है ना, इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होते हैं जो हमारे घरों में फैन होता है। लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, सही है। ये अभी वो हम 3 फेज मोटर की वो डिस्कशन कर रहे हैं सारा। ठीक है सर। सर वो अ, ऐसे वो फैन से बोल देंगे आप। जी जी। करें स्टार्ट। या और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि फैन में कौन सा मोटर यूज होता है। ठीक है सर। या वो आपने शायद नोट किए हैं, आप रजिस्टर देख लो। उसमें आई थिंक यही है कि ठीक है सर। मैं ये उसमें आपका शंट मोटर यूज होता है। ओके, डीसी शंट मोटर यूज होते हैं। ठीक है एक्चुअली सर। सॉरी, दिस इज नॉट 3 फेज, ये आपका डीसी मोटर हम डिस्कस कर रहे हैं, सही है। जो घरों में हमारे पास फैन यूज होते हैं तो वो सिंगल फेज मोटर होते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, ओके, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे या वो उसमें एसी होगा, ये आपका डीसी मोटर होते हैं, सही। ओके ओके ठीक है सर। ओके ओके, overheating of a DC motor is often due to insufficient end play, loose parts, overload, rough commutators. ओवर हीटिंग। या overheating, सर ये रफ कम्यूटेटर से रिलेट करेगा। नहीं उस पे नहीं कर रहा, ओवर हीटिंग आ जाते हैं। तो ओवर हीटिंग मीन्स कि आई ए स्क्वायर आर लॉसेज हो जाते हैं ना, आई ए स्क्वायर आर। उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, वो जो थॉम्सन हीट इफेक्ट वो होते हैं ना। तो यहाँ पे ओवरलोड, ओवरलोड की वजह से क्या होगा, आपका आर्मेचर करंट काफ़ी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपका ओवर हीटिंग हो जाएगा, सही। यस सर ठीक है। ये अक्सर होते हैं ना, जब वो करंट बढ़ जाते हैं तो अक्सर घरों में वो सारी चीज़ें वो जल जाती हैं ओवर हीटिंग की वजह से। ओके तो वो ये वाले कॉज ठीक है। या या अगर आप इस तरह कर लो कि काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ा दो, सही है, बहुत हैवी लोड वो कर दो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका आर्मेचर करंट इंक्रीज होते जाएगा। क्यों इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि आपका लोड बढ़ गया है। तो ओवरलोड की वजह से आपका आर्मेचर करंट काफ़ी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपका वो जो जो वायर का जो वायर का जो नॉर्मल करंट होगा ना, इसका एक मिनिमम करंट होते हैं, उसको क्रॉस कर लेगा तो फिर ये वायर आपका जल जाएगा, सही। इट विल बर्न आउट। ओके या लाइक ठीक नॉमिनल वैल्यू से वो बढ़ जाए तो फिर आपका ये बढ़ जाए, तो उसकी ठीक वजह है से सर। अक्सर होता है। ओके नेक्स्ट, hot bearing of a DC motor may be caused by poor ventilation, incorrect voltage, loose coupling, lack of or dirty lubricants. सर डर्टी लुब्रिकेंट्स आएगा। या डर्टी lubricants आपने अक्सर देखा होगा, फिजिकली आपने शायद नोटिस किया होगा, मोटर में वो बेयरिंग जो होते हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। तो वो कब गर्म होगा, जब उसमें वो lubricants जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं बहुत। शायद आपने नोट किया हो मोटर ठीक को, है आपने सर। कभी खोला है सर कोई। सर डिटेल में तो नहीं, अब्बू को थोड़ा बहुत है इंटरेस्ट क्योंकि अब्बू इलेक्ट्रॉनिक से हैं। जी, तो उसमें होते हैं अक्सर वो जो बेयरिंग होते हैं ना, वो काफ़ी यस सख्त हो जाते हैं। तो वो जी जी डर्टी ठीक या है। लैक ऑफ या डर्टी लुब्रिकेंट्स की वजह से वो सख्त हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका वो काफ़ी गर्म हो जाता है। ठीक है सर। उसको आप हाथ लगाओ तो काफ़ी गर्म होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, intermittent sparking at the brushes of a DC motor may be caused due to an open armature coil, intermittent loads, loose coupling, incorrect voltage। तो यहाँ पे इस तरह होगा, ये किसको कहते हैं, दिस इज एक्चुअली you can say not continuous or steady, not continuous, या or not steady spark, okay, at irregular interval, like कभी spark होगा कभी नहीं होगा, like continuously नहीं होगा। ओके, और इस तरह भी नहीं होगा कि कभी फॉर 1 सेकेंड आपका स्पार्क होगा फिर 1 सेकेंड स्पार्क नहीं होगा, फिर उसके बाद 1 सेकेंड स्पार्क होगा फिर नहीं होगा। ये इरेगुलर इंटरवल के बाद स्पार्क होता जाते हैं, ये नॉन कंटिन्यूस होगा। इंटरमिटेंट स्पार्किंग मींस कि नॉन कंटिन्यूस स्पार्क होगा, ओके, और इरेगुलर इंटरवल पे होता जाएगा, सही। ठीक है। या सो दैट इज, सो इसका क्या होगा, एट द ब्रश और डीसी मोटर में भी काज ड्यू टू इंटर। सर मुझे इसका नहीं कंसेप्ट नहीं बन रहा। या एक्चुअली यहाँ पे स्पार्किंग तभी होगा जब आपका आर्मेचर कॉइल जो है वो ओपन सर्किट हो जाए, सही है। जब आप खोलते हो ना या स्विच को जब आप ओपन करते हो, सही है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्पार्किंग सा होता है, सही है। तो जी
तो वो स्पार्किंग इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे पास जब आप स्विच को इंसर्ट कर लेते हो, सही है, स्विच को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो इस ओके तरह स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें जाते हैं, सही है। लेकिन जैसे ही आप जी इसको निकालते वक्त क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इसका फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सही है। तो फ्लो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ओके इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं कि मैं इस फ्लो को कंटिन्यूस रख लूँ, लेकिन जैसे आप स्विच को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हो, ओके, प्लग से आप इसको थोड़ा सा बाहर कर देते हो, तो क्या हो जाता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाता है। स्पार्किंग क्यों प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख लो, तो इलेक्ट्रॉन कोशिश करते हैं कि मैं अपने फ्लो को कंटिन्यूस रख दूं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप लगा लेते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा लेते हैं इस स्विच की तरफ, सही है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप लगेगा स्विच की तरफ तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एटमॉस्फेयर में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो एज वी नो दैट एटमॉस्फेयर में हमारे पास एटम्स होते हैं, और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप लगेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, एटमॉस्फेयर के एटम को एनर्जी दे देगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हाई एनर्जी शेल में चला जाएगा। एनर्जी गेन करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। सो ऑन डी एक्साइटेशन आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम इट विल डी एक्साइटेड। तो डी एक्साइटेशन पे ये क्या कर लेगा, ये एनर्जी को रिलीज कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये उसी एनर्जी जो इसने इलेक्ट्रॉन से लिया था, जो इसने स्विच के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लिया था, उसी एनर्जी को रिलीज कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो आपने देखा होगा हमारे पास स्पार्किंग वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो जाते हैं, सही है। तो उसके पीछे ये फिनोमेना होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ओपन आर्मेचर, इसमें भी यही होते हैं, ओपन आर्मेचर कोयल की वजह से आपका वो स्पार्किंग होता है, कभी ज्यादा होता है स्पार्किंग, ठीक है कभी रुक जाते हैं, फिर होते हैं, फिर रुक जाते हैं, सही है। कब होगा, जब आपका जी ओपन कोयल, जब ओपन सर्किट उसमें आ जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे हम इस स्विच को ओपन कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो ठीक अपने फ्लो है को सर कंटिन्यूस रख दें, लेकिन वो ओपन सर्किट की वजह से वो एयर में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन पे वो लाइट एनर्जी को रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट 54। सर लास्ट से बताइए सर, एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक जब करते हैं तो अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। जी, तो एटमॉस्फेयर के जो तो सर इलेक्ट्रॉन होते हैं एटमॉस्फेयर वो एक्साइटेड हो जाते हैं, अब ऊपर शेल में एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। यस, और फिर वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी अपनी नहीं नहीं, वो रिलीज करते फिर हैं। डी एक्साइटेशन पे आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम वो अपने शेल पे दोबारा आ जाते हैं, डी एक्साइट हो जाते हैं। तो डी एक्साइटेशन पे वो एनर्जी रिलीज कर लेते हैं, वही एनर्जी पे रिलीज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। Okay, next MCQs is नेक्स्ट 54. A 440 volt shunt motor has an armature resistance of इतना, तो इस तरह कर लेते हैं कि शंट मोटर को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, 440 वोल्ट शंट मोटर, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मुझे 440 वोल्ट होगा। हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 0.8, एंड फील्ड रेजिस्टेंस इज 200, तो फील्ड रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 200। Find the back EMF when giving an output of इतना and 85% efficiency। तो एफिशिएंसी इन्होंने दिया है और हमें बैक EMF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि एफिशिएंसी का फार्मूला यूज कर लेते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो हमारे पास इनपुट गिवन है, नॉट सर, इनपुट नहीं गिवन। एक्चुअली ये तो यहाँ पे इनपुट है ना, यहाँ पे इनपुट क्या होगा, एक्चुअली दिस इज मोटर, तो ये तो इनपुट यहाँ पे है, तो इनपुट में तो यहाँ भी लॉसेस हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें इनपुट क्या होगा, तो वो हमें नहीं गिवन, दिस इज नॉट गिवन। तो इनपुट आपके क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू, आउटपुट कितना है 7.46 किलो वाट है, तो ये 1000 हो जाएगा, और एफिशिएंसी कितनी है 85%, तो वो 0.85 हो जाएगा, सही है। सो ये आपके पास यहाँ पे देख लो, तो दिस इज 7.46 किलो वाट, दिस इज आउटपुट, और ये आपका एफिशिएंसी है। ओके, तो इससे आपके पास इनपुट आ जाएगा, तो ये कर लो। सो इससे क्या आता है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास इनपुट पावर कितना आ रहा है, दैट इज 8776.47, ओके सर। सही है। तो अब इनपुट करंट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू पावर, इनपुट पावर कितना आ रहा है, इनपुट करंट इनटू वोल्टेज,
तो आपका इनपुट पावर कितना आएगा, दैट इज 8776.47, वोल्टेज इज 440 और इनपुट करंट आपका यहाँ से आ जाएगा, सही है। सो 19.94 आई गेस से एम्पेयर। ओके, अब इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास बैक ईएमएफ, अब फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास V इज इक्वल टू EB प्लस IARA। तो आर्मेचर कितना होगा ये हमने फाइंड करना है, आर्मेचर करंट हमने फाइंड करना है। तो आर्मेचर यहाँ पे कितना है, दैट इज 19.94 और ये कितना होगा, दिस इज 200 ओम। तो यहाँ पे करंट कितना होगा, आई शंट करंट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 440 डिवाइड बाय 200। यस, तो ये कट जाएगा और 44 डिवाइड बाय 20, इससे आ जाएगा 2.2 एम्पेयर। तो आई शंट 2.2 एम्पेयर आ गया और ये 19.94 था। तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 17.74। जी सर समझ जाएगा। या आर्मेचर करंट समझ आ रहा है ना आपको, आर्मेचर करंट आपका हो जाएगा 17.74। तो अब आपका यहाँ पे वोल्टेज कितना है, दैट इज 440, ई भी आपके पास ये आ जाएगा और आर्मेचर करंट कितना है 17.74, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 0.8। सो टाइम्स 0.8 कर लो, यू विल गेट 14.194, इससे आपके पास आ जाएगा 14.192। तो 440 माइनस ये कर लो, दैट विल बी इक्वल टू 425.8। ओके सर। volt. So is there any value which is equal to 425.8? Yeah, this is, so option B आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सर मैं ये ना स्क्रीनशॉट ले लूंगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो इससे। ये वैसे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ये वो शायद आपको समझ आए या ना, लेकिन आप सर वो मैं तो रीड कर लूंगा ना, मैं रीड कर लूंगा, मुझे प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। श्योर। 50 ले लिया? यस सर, यस। Okay, question number 55. A 250 volt DC shunt motor take a total current of itna. Resistance of the shunt motor is given to you, that is 200 ohm, and that of armature resistance also given to you, that is 0.3 ohm. What is the current in the armature? So this is a shunt motor. Armature resistance मुझे find करना है और मुझे input voltage is given to me, that is 250 volt. Total current is 20 ampere. Resistance of the shunt winding is 200 ohm. Armature का 0.3 ohm. What is the current in the armature? तो armature current मुझे find करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I shunt क्या हो जाएगा, आपका armature current will be equal to 20 minus I shunt हो जाएगा। तो ये 20 minus I shunt is 250 divided by 200। तो I A आपका आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 200 इज 1.25। तो ये आपका आ जाएगा 18.75। आर्मेचर करंट आया। या दैट इज द आर्मेचर करंट। तो 18.75, यस, ऑप्शन 3। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 56। In the above question, what is the approximate value of back EMF? So approximate value of back EMF will be equal to EB will be equal to V minus IARA। तो आपका V 250 वोल्ट है, तो IA क्या हो जाएगा, IA आपके पास 18.75 आ गया और आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.3। तो ये कर लो, तो 250 माइनस 18.75 इंटू 0.3, तो इससे आपके पास 244.375। तो 244 या 244 आपका आंसर होगा। ओके सर। 57। सर स्क्रीन। जी सर। 57. A 220 volt DC shunt motor takes a total current of 80 ampere and run at 800 rpm. Resistance of shunt motor is 50 ohm and that of armature is 0.1 ohm. The iron and friction losses is given to you, that is 1600 watt. What is the driving power of the motor? Driving power means
कि आपका EBIA सही है, ये हमने फाइंड करना है। ओके शंट मोटर है तो इसको ड्रा कर लेते हैं, ये आपका शंट मोटर। ओके, यहाँ पे कितना है, दैट इज 220 वोल्ट, और टोटल करंट कितना है 80 एम्पियर, और रन एट 800 RPM। रेजिस्टेंस ऑफ शंट फीड इज 50 ओम, तो ये आपका 50 ओम होगा, एंड दैट ऑफ आर्मेचर इज 0.1 ओम, दिस इज 50 ओम। तो अच्छा, iron and friction losses means कि mechanical loss is given to me, no, not mechanical loss, this is iron and friction losses, तो it means के इसको कौन से लॉसेस कहते हैं, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस को एक नाम देते हैं, स्ट्रे लॉसेस। stray losses, yes, exactly. So stray losses is given to you, and that is 1600 watt. तो ड्राइविंग पावर हमने फाइंड करना है, सही है। ड्राइविंग पावर मीन्स कि EBIA हमने फाइंड करना है, जी ठीक है। सही है। तो EBIA फाइंड करें तो EB सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं 800। अच्छा, सबसे पहले इस तरह कर लेते हैं कि आर्मेचर करंट फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज फॉर EB आई विल नीड आर्मेचर करंट। तो ये आपका शंट करंट कितना हो जाएगा, आर्मेचर करंट विल बी इक्वल टू 80 एम्पियर माइनस आई शंट। तो आर्मेचर करंट आपका हो जाएगा 80 एम्पियर माइनस आई शंट इज 220 वोल्ट डिवाइड बाय 50 हो जाएगा। तो आपका IA क्या हो जाएगा 80 माइनस ये आपका 4.4 हो जाएगा, आई थिंक। यस सर, 4.4 सो 80 माइनस, तो ये आपका 75.6। या 75.6 एम्पियर हो जाएगा, दिस इज आर्मेचर करंट। अच्छा, अब हमारे पास EB क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 220 वोल्ट माइनस IARA। तो IA इज 75.6 हो जाएगा, RA कितना है, दैट इज 0.1। तो EB आपका हो जाएगा 220 माइनस 212.44 वोल्ट। तो 212, तो ये आपके EB आ गया, सॉरी वेट, अब IA भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। IA क्या आ गया था, 75.6 आ गया था, सो दैट इज 16060। जी सर ठीक है। 60.46, so is there any value? अच्छा, ये करीब ही है, सही है, नियर टू दिस, सो इसको बस ले लो, बाकी दूर दूर है, सही है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 58 एंड क्वेश्चन 57, व्हाट इज BHP? सर इस ऑप्शन 1 इसमें सेलेक्ट किया आपने? जी जी, ओके। ओके, क्वेश्चन इन क्वेश्चन 57, व्हाट इज BHP? सर 58 आई थिंक। एक्चुअली हमारे Yes. पास ब्रेक हॉर्स पावर। या ब्रेक हॉर्स पावर, ये एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, आपका आर्मेचर, वो हमने पढ़ा था कि आर्मेचर आपका क्या होता है, सर, 0.159, no sorry not this, 9.55 सर ये 9.55 times EBIA डिवाइड बाय N था, सही है। यस, EBIA डिवाइडेड बाय N। सर यहाँ पे हमें N भी गिवन है, EBIA हमने फाइंड किया है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे एक और फार्मूला भी था, सर वो शाफ्ट का था, शाफ्ट का, यस सर, वो आउटपुट ओवर N इस तरह का, Yeah. आई थिंक T शाफ्ट दैट इज टाइम्स आउटपुट पावर डिवाइड बाय N था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका N यहाँ पे आ जाएगा और T शाफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइड बाय 9.5 हो जाएगा, एंड दिस विल बी आउटपुट इन वाट होगा ये। तो हॉर्स पावर में क्या हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो ये हॉर्स पावर में, तो इट मीन्स हॉर्स पावर मीन्स के ब्रेक हॉर्स पावर में ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, NT शाफ्ट डिवाइड बाय 9.55 टाइम्स 746 नीचे आ जाएगा, सही है। चेक कर लो ये सही है क्या गलत। 2 पाई को भी रिलेट कर रहा है बुक में, 2 पाई की
अच्छा हमने वो नहीं लिखा। 2 पाई डिवाइड बाई 60 या 60 डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू 9.55। इसको आप खैर कैलकुलेट कर लो, दैट्स विल बी 9.55। ओके ठीक है सर, वो इसकी एग्जीक्यूटिव वैल्यू फिर सर 2 पाई एम्प्टी शाफ्ट ओवर सर, ये सर फिर ठीक है सर फिर। अच्छा यहाँ पे इस तरह होगा ना कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया था, ड्राइविंग पावर फाइंड किया था, EBIA फाइंड किया था, सही है? सर ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 हम करें, इसकी वैल्यू 9.55 आएगी। नहीं 60 डिवाइड बाई 2 पाई कर लो। 60 डिवाइड बाय 2 पाई जी जी सर, 60 डिवाइड बाय 2 पाई। सर वो इनवर्स लिखा हुआ है, ऑपोजिट लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल या हमने एक्चुअली ये 9.55 मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए कि 9.55 बाद में आप देखोगे तो एक्चुअली वहाँ पे उन्होंने इस तरह लिखा होगा कि पाई डिवाइड बाई 60 लिखा होगा, 2 पाई डिवाइड बाई 60 इंटू एन यस सर होगा, ऐसे लिखा टी शार्प होगा, डिवाइड बाई हुआ है। यस सर ऐसे 746 होगा, सही है? जी ऐसे ही तो है। दिस इज ब्रेक हॉर्स पावर होगा। तो यहाँ पे देख लो 60 डिवाइड बाई 2 पाई कर लो, दैट्स विल बी टू 9.55। तो ये आप नीचे लिख लो। अच्छा 9.55 क्या आ रहा है आपके पास? 2 पाई डिवाइड बाई 60 से 9.55 आ रहा है कि नहीं? सर 2 पाई डिवाइड बाय 60 करेंगे तो सर 0 पॉइंट समथिंग आता है, नहीं 0.14 आता है। 9.55 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 पाई, राइट? इसको कर लो इससे। यस सर तो इंस्टेड ऑफ 9.55 आई विल राइट 60 डिवाइड बाई 2 पाई लिख लेता हूँ। तो 746 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये 2 पाई ऊपर चले जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ओके ठीक है सर। सही है? अच्छा यहाँ पे मसला हो रहा है, यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास शाफ्ट टॉर्क गिवन नहीं है, सही है? तो इस फार्मूले को हम यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं। ओके इस जी फार्मूले को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि शाफ्ट टॉर्क हमें गिवन नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास लास्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड किया था, आउटपुट हमने सर, फाइंड कर हमने लिया, आउटपुट फाइंड की थी। या EBIA सॉरी लास्ट पार्ट में हमने आउटपुट फाइंड नहीं किया, ड्राइविंग पावर हमने फाइंड किया था। ड्राइविंग पावर, यस या ड्राइविंग तो पावर। एक्चुअली इट मींस के आपके मोटर के अक्रॉस कितना पावर है अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू EBIA। यस अच्छा ये पावर आपका अवेलेबल है मोटर के अक्रॉस, ओके। अब आउटपुट पे कितना पावर होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू EBIA। यस एक्चुअली ठीक ये है। कहाँ पे यूटिलाइज होगा, ये आपके आई बी विल बी टू आउटपुट ये आपको देगा, प्लस उसमें कुछ लॉसेस भी होंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉसेस। जी तो वहां पे भी यूटिलाइज हो गई है पावर, ड्राइविंग पावर होता है ना, यस सर। ओके। तो आप यहाँ पे ये मैंने फाइंड कर दिया था 16050 आ गया था, एंड ये कितना है, दैट इज गिवन टू मी, दैट इज इक्वल टू 1600 वाट। तो आउटपुट आपका आ यस जाएगा सर 16050 माइनस 1600 कर लो। जी सर ठीक है। 16050 माइनस 1600 144450। या 14450। तो हमारे पास ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, दैट इज इन किलोवाट होता, सॉरी हॉर्स पावर में होता है ब्रेक हॉर्स पावर, हॉर्स सही। पावर, तो यस इसको यस हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लो, दिस इज इन वाट, तो हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लो, तो क्या करना हो, डिवाइड बाय 746 कर लो, यस सर। सो यू विल गेट 19.3699। यस सर ऐसा ही है। यस ठीक है। So you will get 19.3699. So that's will equal to this one. जी सर, वो जो पहले फार्मूला आपने लिखा ब्रेक हॉर्स पावर का, वो आपने क्यों नहीं एप्लीकेबल किया, वो टी इसलिए शाफ्ट वाला? applicable नहीं किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टॉर्क गिवन नहीं था, शाफ्ट टॉर्क जो होता है ना ओके वो ठीक गिवन है। नहीं था यहाँ पे, तो इसी वजह से मैंने आउटपुट लिए है, बस डायरेक्टली मैंने आउटपुट लिए है। ठीक है सर ठीक है। एक्चुअली ब्रेक हॉर्स पावर आपका आउटपुट ही है, डिवाइड बाय 746 वाट है, लेकिन वो वाला आउटपुट है जो आपको आउटपुट में मिल रहा है, सही है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन हो गया, तो वॉशिंग मशीन में जो आपको नजर आ रहे हैं आउटपुट पे, तो वो होगा। इस तरह नहीं होगा ड्राइविंग पावर आपने नहीं लेना, ओके। अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ड्राइविंग पावर EBIA आपने नहीं लेना, ओके
क्योंकि EBIA अप्लाई करने के बाद ही आपके पास फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आएंगे, तो फिर उसके बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो यू शुड बी केयरफुल ओवर हियर। ठीक ओके, ठीक। नेक्स्ट इन क्वेश्चन 57 फाइंड द कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस तो स्टार्ट से हो रहे हैं, सही है। कॉपर लॉसेस तो हमारे पास जी। जैसे ही हम सप्लाई को वो कर लेते हैं तो वहाँ से कॉपर लॉसेस हमारे पास हो रहे हैं, सही है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पावर्स को वो फाइंड किए थे। हमारे पास इनपुट पावर जो था वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं आपका। जी इनपुट पावर आपका यूटिलाइज हो रहे हैं, आपको आउटपुट भी दे रहे हैं, आपको जी फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी दे रहे हैं, आपको कॉपर लॉस भी दे रहे हैं, और कोई लॉसेस हैं यहाँ पे कि नहीं। कॉपर लॉसेस सर, स्ट्रे लॉसेस उसमें। या एक्चुअली स्ट्रे लॉसेस नहीं, ड्राइविंग पावर, बस ड्राइविंग पावर। आप ड्राइविंग पावर में तो ओके ठीक है। आपके ये आ जाते हैं ना, ये दोनों आ गए हैं ड्राइविंग पावर में, जी आउटपुट सर, एंड फ्रिक्शन में। फ्रैक्शन ये आ गया। बस ये इतना ही यहाँ पे यूटिलाइज होगा, सही है। तो जी अब इस तरह कर लेते हैं कि इनपुट पावर फाइंड कर लेते हैं। तो इनपुट पावर क्या होगा, 220 टाइम्स 80 कर लो, तो इससे क्या आ जाएगा। 220 टाइम्स 80 सर 17600। या आउटपुट पावर कितना है, सर आउटपुट पावर सर या ये जो हमने लास्ट टाइम फाइंड की थी। 14450। जी फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉसेस इज 1600। यस सर, 1600 आ जाएंगे। तो कॉपर कॉपर लॉसेस हमने फाइंड करने हैं। या तो ये कर लो माइनस 14450 प्लस 1600 माइनस 17600 सर 1550 है। ओके, कॉपर लॉस इज इक्वल टू 1550। Yes, so जी this is your correct answer. ओके सर, वेरी नाइस। In question 57, what is the armature torque? तो आर्मेचर टॉर्क हमने फाइंड करना है, सही है। तो आर्मेचर जी टॉर्क के लिए वो फार्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास EBIA ड्राइविंग पावर कितना आ गया था, 16050 आ गया था। जी 16050 आ गया, 9.5 है। n कितना है, n इज गिवन टू यू, दैट इज 800। 800 या इसको सॉल्व कर लो, सो 9.55 डिवाइडेड बाय सर 10650 है ना आउटपुट हमारे पास EBI है। या 16050, सो 191.59 आ रहा है। यस सर, ऐसा नहीं है। तो यही ऑप्शन होगा, सही है, 192 होगा। ओके, इसके बाद ठीक कोई है। है कि नहीं। 61, ओके अभी तक आ रहे हैं। व्हाट इज द लॉस टॉर्क, वही इन क्वेश्चन 57, व्हाट इज द लॉस टॉर्क। लॉस टी जी सर, वो तो टी लॉस तो ये हो नहीं जाए नहीं, टी शाफ्ट। आर्मेचर टॉर्क हो गया। क्या ओके करें 61, व्हाट इज द लॉस टॉर्क। तो आर्मेचर टॉर्क में क्या होता है, लॉस लॉस सर वो फार्मूला आपने करवाया था, टी लॉस टी शाफ्ट इज इक्वल टू टी लॉस माइनस ऑफ टी आर्मेचर। यस सर ये। या ये फार्मूला, तो टी शाफ्ट कितना होगा। आर्मेचर कितना आ गया था अभी लास्ट में, 192 आ गया था ना ये। और यस सर 192 या टी शाफ्ट लॉस फाइंड कर लें। हमने फाइंड करना। टी शाफ्ट क्या हो जाएगा, वो आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, ये दिस इज टी शाफ्ट। तो ये कर लो, तो ऐसा आ जाएगा। आउटपुट हमारे पास कितना आ गया था, और ये हमारे पास 14450 आ गया था। 14450 यस सर, इतना था आई थिंक। डिवाइड बाय, नहीं ये आपका आउटपुट है, दिस इज 14450 इज द आउटपुट। ये आप इसमें पुट कर लो, डिवाइड बाय n कर लो, तो n आपका कितना है, 800 है। सो ये 172.49 आ गया। टी शाफ्ट इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय n।
सर ये आउटपुट पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी है? 9.55 इंटू 14450 डिवाइड बाई 800। 9.55 14450 divided by 800 multiplied by 172। सर ये टी शार्प हमारे पास 172.49 आ रहा है, करेक्ट है? यस यस सर ये तो ये जो आपने टी शार्प 9.55 आउटपुट की वैल्यू पुट की है ना, या उसमें वैल्यू। ओके सो और सर आपका जो हमारे 192 माइनस 172.49 कर लो, सो यू विल गेट लॉस टॉर्क एंड दैट इज 19.5 एंड दैट इज 19, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर 61। इन क्वेश्चन 57 व्हाट इज द शाफ्ट टॉर्क? तो शाफ्ट टॉर्क तो हमने फाइंड कर दिया 172.49 दैट इज इक्वल टू, इसको राउंड ऑफ कर लो तो 172 आएगा सर या वन क्या? 172.49 यस सर 172 आएगा, क्योंकि वो या 172.5। या तो दैट इज इक्वल टू 173, सो 173 नीचे आ जाएगा। ओके इसके बाद दूसरा बस ये सारा खत्म हो गया। ओके तो इसको मैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? तो मैं ले रहा हूँ ओके जी। जी सर ले लिया। ओके क्वेश्चन नंबर 63। A DC shunt motor take etna ampere at 100 volt when running light. Shunt field resistance is 50 ohm and armature resistance is 0.2 ohm. What is the driving power? So इसमें भी ड्राइविंग पावर। या यहाँ पे भी ड्राइविंग पावर मीन्स कि हमारे पास EBIA हमने फाइंड करना है। ओके दिस इज शंट मोटर और ये हमारे पास 100 वोल्ट और टोटल करंट इज 5 एम्पियर। यस सर ड्रा कर लेते हैं। तो ड्राइविंग पावर ओके तो EBIA हमने फाइंड करना है। ओके तो यहाँ पे हमने सबसे पहले शंट करंट फाइंड करना है। एक्चुअली आपका IA करंट क्या हो जाएगा 5 एम्पियर माइनस I शंट हो जाएगा। तो IA करंट क्या हो जाएगा 5 माइनस I शंट इज 100 डिवाइड बाय 50 हो जाएगा। तो ये आपका 3 एम्पियर आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 100 माइनस IARA हो जाएगा। तो IA is 3 and RA is 0.2 that is equal to IA no sorry EB हो जाएगा ये। यस सर 3 into तो 100 माइनस 3 टू ज़ा 6.6 आ जाएगा। तो दैट्स इक्वल टू 99.4 आ जाएगा। 99.4 टाइम्स IA कर लो, IA is 3 298.2। to 298.2 yeah जी सर ठीक है। in the above question iron and friction losses are, तो हमने iron and friction losses यहाँ पे फाइंड करने। तो ड्राइविंग पावर तो मेरे पास आ गया, EBIA आ गया, सही है। इट मीन्स के आई नीड आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो आउटपुट पावर किस तरह फाइंड करेंगे यहाँ पे? सर सर वो जो लास्ट हमने यूज किया था वो कर सकते हैं इस पे यूज, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस फ्रिक्शन एंड कंडीशन लॉसेस। यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं कि नहीं, वो तो इन द अबाव क्वेश्चन 63 की बात कर रहे हैं। ये तो अभी सिनेरियो वो चेंज हो गया ना। ओके ओके ठीक है। या अच्छा यहाँ पे आउटपुट क्या होगा वैसे? क्वेश्चन को रीड कर लो। तो 64 नहीं, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, क्वेश्चन को रीड कर लो। ए डीसी शंट मोटर टेक 5 एम्पियर एट 100 वोल्ट व्हेन रनिंग लाइट। रनिंग लाइट मींस के नो लोड है। ओके तो जब कोई लोड नहीं है तो इट मींस कि आपका आउटपुट भी कोई नहीं है। यस ठीक है सही है। तो इट मीन्स कि आपका हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो आपका जो था हमारे पास
जो ड्राइविंग पावर था ई बी आई ए जो था वो कहाँ पे यूज हो रहा था, आउटपुट आपको दे रहा था, और उसके साथ साथ वो फ्रैक्शन एंड विंटेज लॉसेस को भी कम कर रहा था। ओके। सही है, तो अब हमारे पास आउटपुट जीरो है, तो आपका ड्राइविंग पावर, इट मीन्स कि ड्राइविंग पावर कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, आपके फ्रिक्शन और विंटेज लॉसेस में हो रहे हैं। सही है, तो ठीक है। आपका फ्रिक्शन एंड विंटेज लॉसेस कितना होंगे, वो 298 ही होंगे। तो इस तरह आपने काफ़ी, यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ एमसीक्यूज। एक एक वर्ड्स का आपने काफ़ी केयरफुल वो करना है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि रनिंग लाइट, तो रनिंग लाइट की वजह से आपके ये एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएगा 298। ठीक है जी। Okay, question number 65. A 220 volt DC series motor is taking a current of 40 ampere. सीरीज मोटर अब आ गए हैं, सही है। तो ये आपका सीरीज मोटर में ये आपका हो गया, ये आपका सीरीज वाइंडिंग हो गया, और ये आपका तो 220 वोल्ट, इट मीन्स के 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर इज टेकिंग ए करंट ऑफ 40 एम्पियर। 40 एम्पियर रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर इज, यहाँ पे आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 0.5 ओम, and resistance of series feed is 0.25 ohm. What is the voltage at the brush? तो it means कि voltage at the brush means कि voltage across the armature हमने find करना है। ओके। सही है, तो it means कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे across the armature voltage मुझे find करना है। तो आपके क्या हो जाएगा, V will be equal to 40, कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं इन सीरीज, तो सर वो ऐड हो जाएंगे। या वो ऐड हो जाएंगे और आपके पास वी ए आ जाएगा। तो दिस इज 220 माइनस ये आपका लो 0.25 प्लस सर 0.25 प्लस 5 इक्वल टू 0.75। या टाइम्स 40 कर लो, सो 30 आ जाएगा। 40। सो यहाँ पे आपके 190 आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू वी ए। सो 190 सर ये टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 40, वी इज इक्वल टू आई आर वाला, आई आर हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, और ये वी आर्मेचर दोबारा आपने ऐड किया। काइंडली ये फार्मूला एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्चुअली आपका ये जो है दिस इज वी, ये आपका कहाँ पे यूटिलाइज होगा, 40 इंटू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आर्मेचर हो जाएगा आपका। ओके ओके ठीक है, वो सीरीज में ऐड की। ठीक है। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है। What is the Sir. voltage at the brush? तो at the brush means what is the voltage at the brush? तो at the brush means कि आपका ब्रश के बाद ही वो करंट अंदर जाएगा और मोटर के अंदर आपका आर्मेचर लॉसेस होंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, ब्रश तो आपके बाहर होते हैं, यहाँ पे भी आपका ब्रश बाहर होगा, उसके बाद ही अंदर जब करंट जाएगा तो यहाँ पे आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, दैट इज 0.5। इट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज कितना है, वी ए। इट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नहीं काउंटर करना, वो आपका वी ए के अंदर आ जाएगा। तो इसको कर लो, तो इससे क्या आता है, सर ये बन जाएगा 10 आएगा। 40 इंटू 5, 10, यस 10 आएगा। तो 210 आएगा, इज इक्वल टू वी ए। जी सर ठीक है। इन क्वेश्चन 65 व्हाट इज द बैक ईएमएफ? तो बैक ईएमएफ क्या होगा आपका, एक्चुअली यहाँ पे इस तरह हो जाए कि बैक ईएमएफ में अब हमने वो सब कुछ वो इनकाउंटर करने हैं, सही है, जिस तरह हमने पहले किया था। यस सर, वोल्टेज माइनस आई ए आर ए, या वही होगा, और ए भी हो जाएगा इसमें, आपने इसको इनकाउंटर करना है। सर ये 0 पॉइंट क्या था, 5 था आई थिंक। या तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सर ये इसको v को ई बी लिख लें, ये राइट होगा ऐसे ही। यस, ठीक है। दिस विल बी योर बैक ईएमएफ। यस सर ठीक है सर। Okay, so this will be your EB. Sorry, this will Yes, be your sir. EB Okay. and this will be your V. सही है। बैक EMF मीन्स कि अब आर्मेचर के बाद ही वो हमारे पास होगा, तो आर्मेचर को अपने आउटसाइड लेना है, सही है। ओके, बाकी हम